स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनी लेखे, जिसमें अंश ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कंपनी का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है, यानी कंपनी किसे कहते हैं। एक कंपनी या संयुक्त स्कंध, जिसे जॉइंट स्टॉक भी कहा जाता है, ऐसी कंपनियां एक संगठन होती है जिसका निर्माण सामान्यतः व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उन्हें प्राप्त होता है। और यह कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा हुआ है, अतः जो सदस्यों से पृथक होती है। कंपनी की पूंजी अनेक भागों में बटी होती है, विभाजित होती है, और उसके प्रत्येक एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। और इन अंश पूंजी के हिस्सों के जो मालिक होते हैं, उन सदस्यों को अंशधारी कहा जाता है। प्रोफेसर हेने के अनुसार कहा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है और अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है, और उसकी एक सार्वभौम मुद्रा भी होती है। कहने का तात्पर्य है कि हेने ने कहा है कि कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है, इसलिए वे कृत्रिम व्यक्ति होती है, और इस वजह से उसका जो अस्तित्व है वह व्यवसाय के मालिक और उसके अंशधारियों से अलग होता है। और अविच्छिन्न उत्तराधिकार, यानी उसका जो उत्तराधिकार है पृथक अस्तित्व के कारण दीर्घकालीन अनंत समय तक बना रहता है, जब तक कंपनी रहती है, और इस वजह से उसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते, जो उसकी पहचान को, उसके अस्तित्व को अलग दर्शाने का कार्य करती है। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होता है। अविच्छिन्न यानी कभी समाप्त न होने वाला, और जो अपना कार्य करने के लिए एक सार्वभौम मुद्रा का प्रयोग करती है। अब हम बात करेंगे कंपनियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से कंपनियों के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति वाली कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी होती है। सर्वप्रथम बात करेंगे एक व्यक्ति वाली कंपनी, जिसे वन पर्सन कंपनी, जिसे शॉर्ट में ओपीसी भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के आर्टिकल 62 के अनुसार कहा गया है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय उस कंपनी से लिया जाएगा जिसमें एक ही व्यक्ति उसका सदस्य के रूप में होता है। यानी एक ही व्यक्ति एक सदस्य के रूप में कंपनी का निर्माण करता है, उसे संचालित करता है, तो उस कंपनी को ओपीसी कहा जाएगा। इस प्रकार की कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप में ही माना जाएगा। ओपीसी जो है वह एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटर से भिन्न होती है, क्योंकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में सदस्यों के दायित्व सदैव सीमित होते हैं, और उसके साथ साथ उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व भी होता है। लेकिन एकल स्वामी के अंदर स्वामी का दायित्व उसकी निजी और व्यावसायिक संपत्तियों तक विस्तृत होता है, जिसे असीमित दायित्व कहा जाता है। अब बात करते हैं निजी कंपनी, जिसे प्राइवेट कंपनी भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार कहा गया है कि निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से लिया जाएगा जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए हो या उससे अधिक हो, जो निर्धारित की गई होती है, और वह अपने अंतर नियमों के द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यानी वह अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, तथा यह ओपीसी को छोड़कर इसमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित की गई है, जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 200 रखी गई है। थर्ड है, अपनी किसी भी प्रतिभूति के क्रय हेतु यह जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है। यानी इसमें इसके जो शेयर्स होते हैं वह जनता से नहीं आमंत्रित किए जाते खरीदने के लिए। ये सारे निजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं यही पूंजी का निर्माण करते हैं। इसीलिए निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम 200 रखी गई है। और निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में, कंपनी का जो भी नाम रखा जाएगा उसके अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। अब बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी किसे कहा जाता है, यानी कि पब्लिक कंपनी।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है, जिसकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए और कंपनी के निर्माण में न्यूनतम 7 सदस्य या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए, तथा जो एक निजी कंपनी है किंतु यह एक ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी बन जाए जो निजी कंपनी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक निजी कंपनी किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करे तो उस निजी कंपनी को भी सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। इसीलिए सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ न्यूनतम सदस्य संख्या 7 है और अधिकतम की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह कितनी भी हो सकती है। इसीलिए सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है। प्राइवेट कंपनियां जो होती है वह लिमिटेड के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखती है और यहाँ पे सार्वजनिक कंपनियां केवल लिमिटेड लिखती है। तो इस अंतर के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनियां निजी कंपनियां हैं और कौन सी सार्वजनिक कंपनियां हैं। अब हम बात करेंगे कंपनियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। मुख्य रूप से कंपनियों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है दायित्व के आधार पर तथा दूसरा है अंशों के हस्तांतरण के आधार पर। अंशों के हस्तांतरण पर हमने अभी बात कर ली थी, जिसमें निजी, सार्वजनिक या ओपीसी कंपनियां आती है। अब हम यहाँ बात करेंगे दायित्वों के आधार पर कंपनियों के प्रकार कितने बनाए गए हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर कंपनियों के प्रकार 3 माने गए हैं, जिसमें पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और तीसरा है असीमित कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जिसके दायित्व असीमित माने गए हैं। लेकिन पूर्व वाले दोनों पॉइंट कहते हैं कि जिसमें अंशों के द्वारा सीमित दायित्व होता है, दूसरा गारंटी के द्वारा सीमित दायित्व वाला। सर्वप्रथम बात करेंगे अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां कौन सी होती है। एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम द्वारा उसके द्वारा धारण किए गए अंशों पर अदत्त राशि की सीमा तक ही सीमित रहता है। अदत्त यानी जिसे चुकाई नहीं गई हो, उस राशि तक ही उसे सीमित माना गया है। तो ऐसी सीमित दायित्व वाली कंपनी को अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि राम के पास किसी एक्स लिमिटेड कंपनी के 10 रुपये वाले 6000 अंश हैं, जिन पर 7 रुपये प्रति अंश पूर्व में ही भुगतान कर दिया है, यानी 6000 अंश 10 रुपये वाले हैं और उन 10 रुपये में से 7 रुपये तक के अंश पूर्व में ही भुगतान किए जा चुके हैं। तो अब उसका बाकी का जो दायित्व है वह शेष राशि के अनुसार होगा। 10 में से 7 रुपये तो उसने पूर्व में चुका दिए, अब बाकी बचे 3 रुपये के अनुसार उसे उन 6000 अंशों का भुगतान करना है, यानी कि 18,000 रुपये तक ही वह उसका जो दायित्व है वह सीमित रहेगा। दूसरा प्रकार है गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी, यानी यहाँ पे गारंटी दी जा रही है, पहले में अंशों के अनुसार थी। इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उसके सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक ही सीमित रहता है जो वे कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए अंशदान करने का वचन देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम में वर्णित राशि तक ही सीमित होता है। इसलिए सीमा नियम में उल्लेखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए सदस्यों से कभी भी मांग नहीं की जा सकती है। यानी उन्होंने अगर 20 रुपये तक की राशि मांगी गई है, उसकी गारंटी दी गई है, तो उनसे केवल 20 रुपये तक की ही राशि की मांग की जा सकती है, उससे अधिक की राशि की मांग नहीं की जाएगी। थर्ड है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। कंपनी अधिनियम की धारा 292 के अनुसार कहा गया है कि एक कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है उसे असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहते हैं। अर्थात ऐसी कंपनियों के सदस्यों का दायित्व सदैव असीमित होता है, कितनी भी मूल्यों की राशि की मांग की जा सकती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।